बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदेद। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है कि घंटों तवील पढ़ाई करने के बावजूद उन्हें कुछ याद नहीं हो पाता, और जब वक्त आता है पेपर में कुछ लिखने का तो बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी वो कुछ ज्यादा लिख नहीं सकते। इस तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनके बरक्स, जो कम पढ़ने के बावजूद अच्छा लिखकर कहीं ज्यादा नंबर ले जाते हैं। आखिर वजह क्या है कि कुछ लोग कम पढ़कर भी बहुत ज्यादा लिख लेते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा किताबें पढ़ कर भी पेपर्स में अच्छी कारकर्दगी नहीं दे पाते? इसकी वजह है मुताला करने के तरीके का फर्क। हमेशा याद रखें कि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क अहम है। जो लोग इंटेलिजेंटली मुताला करते हैं उन्हें 24 घंटे किताबों में घुसकर मुताला नहीं करना पड़ता। इंटेलिजेंट मुताला क्या होता है और टॉप लेवल के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स की नज़र में ऐसी कौन सी 10 आदतें हैं जिनके साथ अगर मुताला किया जाए तो इंसान को पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता और ना ही उसे पेपर में लिखने का मसला पेश आता है। ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि मुताला की अच्छी सलाहियत ना हो तो बहुत ज्यादा मुताला करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता। अब अच्छी सलाहियत का असल मतलब है अच्छे तरीके से आगाही। जिस तरह आप एक फसल के लिए बीज जमीन में डालते हैं, फिर आप ठीक वक्त पर पानी देते हैं, ठीक अंदाज में फसल की देखभाल करते हैं तो अच्छी फसल पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मुताला ठीक अंदाज में करें तो मुताले का आउटपुट, यानी हमारा हतमी मकसद तो एग्जाम की कारकर्दगी है, तो एग्जाम में कारकर्दगी अच्छी हो जाती है। लिहाजा अंधाधुंध मुताला करने की बजाय जरूरी है कि मुताला करने का अंदाज दुरुस्त हो। साइंसी तौर पर मुताले के लिए कुछ ऐसी टिप्स एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट देते हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 10, हमेशा पढ़ी हुई चीजों को तस्वीरों की शक्ल में याद रखें। अगर उन अल्फाज की तस्वीरें नहीं हैं तो खुद से अपने दिमाग में तस्वीरें बना लें, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। दिमाग की आदत है कि ये चीजों को तस्वीरों की यानी पिक्टोरियल शक्ल में याद रखता है। इसकी मिसाल यूं समझ लें कि अगर आप 3 घंटे तक एक किताब पढ़ते हैं तो उसमें से अक्सर आपको भूल जाता है, लेकिन अगर आप 3 घंटे की फिल्म सिर्फ एक बार देख लें तो उसके तमाम वाकयात, किरदारों के नाम, स्टोरी लाइन, गाने तक आपको याद हो जाते हैं। हालांकि मुताला करते हुए आप इरादी तौर पे याद कर रहे होते हैं और फिल्म देखते हुए आप याद भी नहीं कर रहे होते। इसके बावजूद फिल्म की पूरी स्टोरी आपके दिमाग में फीड हो चुकी होती है। ये क्यों है? इसलिए कि फिल्म के दौरान आपकी तमाम सेंसेस और फोकस फिल्म पर होता है और मनाजिर आपकी आंखों के सामने चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप मुताला कर रहे होते हैं तो आपकी सिर्फ आंखें लफ्जों पर होती हैं और हकीकत में आपका दिमाग इधर उधर घूम रहा होता है और लफ्जों की तो शक्लें भी नहीं होती। इसलिए आप जो कुछ याद कर रहे होते हैं आपको पूरी तरह याद नहीं रहता। इसलिए जो कुछ आप पढ़ रहे होते हैं अपने दिमाग में उसका एक मंजरनामा, कोई स्टोरी या छोटी छोटी तस्वीरें बनाते जाएं। इस तरह आपको बहुत बेहतर याद रहेगा। नंबर 9, जो भी आप पढ़ते हैं उसे रिपीट करने के बाद उस पर प्रैक्टिस लाजमी करें। देखें, गुलकार हो, अदाकार हो, खिलाड़ी, डॉक्टर, वकील, हर कोई भी फील्ड हो, तो जब बंदा प्रैक्टिस करता है तब ही वो परफेक्ट बनता है। तो इसी तरह जब तक आप अपनी स्टडी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये कभी भी मुकम्मल तौर पर आपके दिमाग का हिस्सा नहीं बनेगी। एक डॉक्टर बनने के लिए 2 साल पहले प्री मेडिकल में लगते हैं, 5 साल MBBS में, फिर 3 साल की स्पेशलाइजेशन होती है। ये सारा कुछ करने के बावजूद, यानी तकरीबन ये 10 साल गुजारने के बावजूद, तब तक एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक वो अपने पढ़े हुए की प्रैक्टिस नहीं करता। कोई भी टॉपिक ले लें जिसका आप मुताला करते हैं, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते दरअसल वो आपके काबू में नहीं आता। इस मामले को अब एक मिसाल से समझें। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को साइकिल चलाता देखकर समझ तो लेते हैं कि साइकिल 2 पहियों पर चलता है, पैडल चलाने पड़ते हैं, बैलेंस बनाना पड़ता है, लेकिन जब तक आप साइकिल चलाने की खुद प्रैक्टिस नहीं करते
आप उसे काबू नहीं कर सकते। आपके टॉपिक्स भी बिल्कुल उसी साइकिल की तरह होते हैं कि जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, ये तब तक आपकी अप्रोच से, आपके काबू से बाहर रहते हैं। टॉपिक की प्रैक्टिस यानी मश्क करें। यूं समझें कि जैसे आपने अपने टॉपिक को घोल के पीना है, चाहे उर्दू ही क्यों नहीं है। आपको आसान भी लगे तब भी उसकी मश्क करें। अगर आपको यूं लगे कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, तब भी प्रैक्टिस करें। उर्दू अंग्रेजी में अल्फाज के मैनी को समझें, उनके नए नए बहुत से मुख्तलिफ जुमले बनाएं। अगर मैथ्स है तो सवालात को बार बार हल करें और हर सब्जेक्ट की असल रूह को समझें। नंबर 8, मुताला की गई चीज़ों को बहुत ज़्यादा दोहराना मुताले की आदत ख़राब करने के अलावा आपकी याद करने की सलाहियत भी डिस्टर्ब करता है। दोहराने का सबसे बड़ा इशू ये है कि आप खुद से चीज़ें लिखने की आदत डेवलप नहीं कर पाते। मुताले में कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिन्हें हर कीमत पर याद रखना होता है, मसलन तारीखें, शख्सियात, जगहों के नाम वगैरह, और केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के नाम, फिजिक्स में यूनिट्स के नाम, उन्हें तो याद रखना लाजमी है। इसके अलावा मुताले का जो मवाद होता है उसे अपने जहन में रख के खुद अपने अल्फाज में लिखना होता है। जब आप अपने जहन में रखी हुई चीज़ को अपने अल्फाज में ढालना शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए लिखना और मुताला करना दोनों काम आसान हो जाते हैं। आपके मुताले के साथ दरअसल मसला क्या है, हम आपको बताते हैं। आप एक चीज को पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं और तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक आपको याद नहीं हो जाती। ये होता है रट्टा मारना, ये नहीं करना होता। एक दफा चीज को पढ़ना है, फिर उसे जहन में रखकर खुद लिखना है। अगर पूरी तरह से ना लिख सकें तो खैर है, दोबारा पढ़ लें, तीसरी मर्तबा पढ़ लें। लेकिन बहुत ज्यादा रिपीट करने की वजह से आप जितना वक्त मुताला में लगाते हैं उससे आधे वक्त में चीजें याद भी हो जाती हैं, मगर दिमाग में बिठाने की बजाय बार बार मुंह से बोल बोल कर दोहराने यानी रट्टा लगाते रहने की आदत की वजह से आप पॉइंट्स दिमाग में नहीं रख सकते। सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और जब आप लिखने की कोशिश करते हैं तो ठीक से लिख भी नहीं पाते। नंबर 7, मुताले के बाद अपने आप से बिल्कुल ऐसे सवालात पूछें जैसे आपका टीचर आपसे पूछता है। अपने टीचर को जहन में रखें और यूं महसूस करें जैसे वो आपसे सवाल कर रहे हैं, फिर आप उस सवाल का जवाब दें। इसके होंगे 2 फायदे। एक तो जवाब देने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आपके पास जवाब देने की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि दिमाग की ये आदत है कि सवालात के जवाबात में मिलने वाली इंफॉर्मेशन को ये ज्यादा देर तक अपने अंदर रखता है। आप टॉपिक से मुताल्लिक खुद से जितने ज्यादा सवालात करेंगे उतने ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर होती जाएगी। आपके चैप्टर्स के एंड पर जो सवालात होते हैं ना, उनका मकसद भी यही होता है कि आपकी मेमोरी और रिट्रीवल यानी याद करना बेहतर हो जाए। आपने सिर्फ उन सवालात तक महदूद नहीं रहना जो एक्सरसाइज में है, बल्कि खुद से सवालात बनाने हैं और फिर वही सवालात खुद से पूछने भी हैं और खुद ही उनका जवाब भी देना है। ये सवालात आप खुद से जुबानी भी पूछ सकते हैं और लिख कर भी पूछ सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इस तरीके के जरिए वो लोग जिन्हें अटेंशन यानी तवज्जो का मसला हो वो भी अपना सबक बआसानी याद कर सकते हैं। नंबर 6, सबक में होने वाली गलतियों से अक्सर तलबा घबरा जाते हैं। इसके लिए एक उसूल जहन में हमेशा के लिए रख लें कि आपने घबराना नहीं बल्कि हर गलती से सीखना है। सबक ही नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी में हर गलती एक सबक सिखाने के लिए होती है, आपका कॉन्फिडेंस खराब करने के लिए नहीं। गलती का नुकसान तब होता है जब आप उससे कोई सबक नहीं सीखते। जब आप गलती से सबक सीख लेते हैं तो वो गलती नहीं रहती। ये जो आप सुनते हैं ना कि गलतियों से सीखना चाहिए, इसका दरअसल मतलब ही यही होता है कि जब इंसान सीख रहा होता है तो जाहिर है उससे गलतियां होती ही हैं और उन्हीं गलतियों के साथ साथ इंसान सीखता चला जाता है। लिहाजा अपनी किसी भी गलती को इग्नोर नहीं करना बल्कि उससे सीखना है। यह एक नफ्सियाती तजर्बात में साबित होने वाली हकीकत है कि गलती पर फोकस कर लें तो वो गलती दूर हो जाती है। सबक पढ़ते हुए और याद करते हुए जहां पर आपने गलती की है बस उस पर फोकस कर लेना है कि मैंने पिछली दफा यहां गलती की थी। यानी यूं समझ लें
کہ صرف غلطی کو یاد کر لینے سے بھی آپ کو وہ سبق جو غلط ہوتا ہے پراپر ٹھیک طریقے سے یاد ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نفسیاتی اصولوں کے مطابق سبق یاد کرتے ہوئے کبھی بھی صرف ایک سبجیکٹ پر فوکس نہیں کرنا ہوتا آپ نے، بلکہ سبجیکٹس کو مکس کرنا ہوتا ہے۔ اسے نفسیات کی زبان میں انٹرلیونگ کہتے ہیں۔ انٹرلیونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں ایک ہی طرح کی انفارمیشن مسلسل فیڈ نہ کی جائے۔ تمام کے تمام اخبارات اور میڈیا اسی اصول پر کام کرتے ہیں کہ ایک چینل یا ایک رسالے میں صرف ایک ہی طرح کا مواد نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی دماغ میں سوچ کا پیٹرن ہی ایسا ہے کہ اسے مختلف انداز کی انفارمیشن ملتی رہے تو یادداشت اسے بہتر پروسیس کرتی ہے۔ آپ جب بھی مطالعہ کریں صرف ایک سبجیکٹ کو لے کر لمبے ٹائم کے لیے نہ بیٹھ جائیں، 2 سے 3 سبجیکٹس لیں اور ان کو پارٹس میں پڑھیں۔ اسی طرح جب سبجیکٹ کو پریکٹس کریں تو پریکٹس کرتے ہوئے بھی مکس کر کے پریکٹس کریں، یعنی پہلے ایک سبجیکٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس پریکٹس کے ذریعے چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی میموری میں پرنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس جن کی ورکنگ میموری ہوتی ہے ان پہ یہ ٹیکنیک آزمائی گئی تو وہ کامیابی سے اپنے چیپٹرز یاد کرنے لگے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جس سطح پہ بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ جس کلاس میں یا جس ایئر میں بھی ہیں، آپ کے مختلف سبجیکٹس آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ فزکس پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ میتھ شروع کرتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طرح سے اسے فزکس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میتھس کا یہ فارمولا فزکس میں وہاں اس جگہ پر استعمال ہوا ہے، یا فزکس کا فلاں اصول یہاں پہ میتھس پہ اپلائی ہو رہا ہے۔ تو یہ انتہائی اچھا طریقہ ہے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، مطالعہ ہمیشہ وقفوں کے ساتھ کریں، اور ایسا اسی صورت میں صرف ہو سکتا ہے اگر آپ روزانہ مطالعہ کرنے کے عادی ہوں۔ اگر آپ بہت ہی عرصے بعد کتاب کھولتے ہیں اور اس کے اوپر سے دھول جھاڑ کے ایک ہی وقت میں پورا کورس یا پورا چیپٹر ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو دماغ لازماً کچھ چیزیں سکپ کرتا جائے گا۔ ابن سینا رحمۃ اللہ ایک مشہور مسلمان سائنسدان اور عالم گزرے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو اور اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو، یعنی ایک وقت میں صرف اتنا مطالعہ کرنا چاہیے جسے دماغ آسانی سے پروسیس کر کے میموری میں ایڈجسٹ کر سکے۔ آپ نے قرآن حفظ کرنے والے بچوں کو تو دیکھا ہوگا، کبھی بھی پوری کی پوری سورتیں انہیں اکٹھی یاد نہیں کروائی جاتی، بلکہ چند آیات سے ابتدا کی جاتی ہے اور اس طرح آیات کے بعد آیات کے ذریعے انہیں پورا قرآن حفظ کروا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنی کورس بکس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ رٹا ماریں، اور لمبے رٹے مارنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ نے پورا سال کتابوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہوتا، اور جب پیپرز یا امتحان سر پر آتے ہیں تو آپ کو فوراً کتابیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ سارا سال وقت کے ساتھ ساتھ وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے مطالعہ جاری رکھا کریں۔ نمبر 3، جن چیزوں کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہو ان کو ہمیشہ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس بات کی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو چلے ہم اسے بھی آپ کو ایک مثال کی مدد سے سمجھا دیتے ہیں۔ کھٹی غذائیں عام طور پر ذائقے میں تیز ہوتی ہیں کیونکہ ان میں ایک خاص طرح کا تیزاب ہوتا ہے، سٹرک ایسڈ۔ اس کانسیپٹس کو یاد کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ لیمو یا سرکے کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے گا کہ تیزاب اور کھٹے کا آپس میں لنک ہوتا ہے۔ اب جب کبھی آپ اس تیزاب کو یاد کریں گے تو صرف لیمو یا کھٹے کو یاد کر کے آپ تیزاب کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ تو تیزاب یعنی سٹرک ایسڈ اور کھٹا یا لیمو آپ کے لیے ایک بن جائیں گے۔ مثال اصل چیز کے ساتھ دماغ میں ایک لنک بنا لیتی ہے، ایک ہنٹ، ایک کلو بن جاتی ہے۔ جب انسان اصل چیز کو بھول جاتا ہے تو مثال کی مدد سے اصل چیز دوبارہ اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح مثال ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو یاد کرنے کی بھی آسانی ہوتی ہے، اور چیزوں کو سمجھنے میں بھی مثالیں آپ کی مدد کرتی ہیں۔ ہم نے بھی اس گفتگو میں پہلے آپ کو سائیکل کی مثال دی، اگر آپ کو یاد ہو۔ لہٰذا جو بھی سبق آپ کو یاد نہ ہو رہا ہو یا یاد ہونے کے بعد بھول رہا ہو، اسے کسی نہ کسی طرح مثالوں کے ساتھ لنک کریں تو آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ کوشش کیا کریں کہ ہر مشکل چیز کی کم سے کم 2 مثالیں بنا لیا کریں۔ نمبر 2،
कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, उसके मुतालिक अपना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करें। इसका तरीका यह है कि कॉन्सेप्ट पर अपने आप के साथ बहस करें, सब्जेक्ट को जहन में रखें और इस पर बहस करें कि ये क्यों है, ये किस तरह से है, कैसे है। एक ही टॉपिक पर आप अपने आप को जितना ज्यादा खोजेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्रिएटिव राइटिंग की सलाहियत पॉलिश होती जाएगी और उतने ही आपकी मेमोरी में रास्ते बनते चले जाएंगे। ये रास्ते आपको असल चैप्टर की तरफ लीड करते हैं और आपको सबक इस तरह से याद करवाते हैं कि दोबारा वो सबक आपको कभी भी नहीं भूलता। जो भी चीज आप याद करते हैं, अगर आप गौर किए बगैर सिर्फ उसे याद कर लेते हैं तो आपको कुछ अरसा बाद वो थोड़ी बहुत भूल जाती है। लेकिन जिस चीज को आप अपने साथ बहस करके क्यों, कैसे वगैरह के सवालात के जरिए सीखते हैं तो वो चीज आपको कभी भी नहीं भूलती। असल में जिस चीज पे आप अपने साथ जितनी बहस करते हैं, आपको वो चीज आपका दिमाग उतनी ही वाज़ेह करके देता है और वही चीज आपको हमेशा याद रहती है जो आपका अपना दिमाग आपको बताता है। नंबर 1, हमेशा अपने मुताले की रूटीन के लिए एक मखसूस वक्त अपनाएं और कुछ भी हो जाए उस रूटीन को लाजमी फॉलो करें। ये जरा मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। जब आप 1 से 1.5 हफ्ता मुताले की एक रूटीन बना लेते हैं और एक खास वक्त पर मुताला शुरू करते हैं तो 1.5 हफ्ते के बाद आपका दिमाग खुद ब खुद रेडी हो जाता है और जैसे ही वो टाइम आता है आपका दिमाग तैयार हो जाता है कि हाँ, अब इंफॉर्मेशन मिलनी है और मैंने उसे एक्सेप्ट करके, जज्ब करके स्टोर करना है। इसलिए रूटीन का मुताला जो वक्त की पाबंदी के साथ किया जाए वो रैंडम मुताले से कई गुना बेहतर होता है। और यह भी जरूरी है कि अपने मुताले की रूटीन में वक्फे रखें, यानी 25 या 30 मिनट मुताला करना है तो 5 मिनट रेस्ट ले लेना है, फिर 25 या 30 मिनट मुताला करना है और उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए रेस्ट करना है। फिर अपनी टाइमिंग पर सख्ती से अमल भी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ता आप शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पढ़ रहे हैं और दूसरे हफ्ते आप 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पढ़ रहे हैं। बनते तो ये 3 ही घंटे हैं, लेकिन दिमाग इसको कबूल नहीं करता। दिमाग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको तभी देगा जब आपकी रूटीन एक रहे। इसलिए मुताले की रूटीन का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अब इन तमाम बातों को अगर आप अपने मुताले की रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो इंशाअल्लाह आपके मुताला करने की, याद रखने की और पेपर्स में लिखने की सलाहियतें पहले से कई गुना बेहतर हो जाएंगी और आने वाली जिंदगी में आपको इसका यकीनन बहुत फायदा होगा। तजुर्बा करके देखिए और अगर आपको फायदा हुआ तो हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।